हेलो दोस्तों, मैं मन्नू सर। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में 2022 के क्वेश्चन बैंक द्वितीय पाली के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और मस्त तरीके से इसको एकदम समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए आपका पहला जो प्रश्न है वो है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। आप सभी को बतानी है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लेटेक्स किसी पदार्थ को जब हम टहनियां या पत्तियों को तोड़ते हैं ना, तो उसमें एक व्हाइट कलर का दूध जैसा कुछ पदार्थ निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो लेटेक्स कहते हैं। तो वो किसमें किसमें पाया जाता है, तो वो पीपल में पाया जाता है, तोड़ते निकलते हैं। पीला कनेर में पाया जाता है और बरगद, इन तीनों में पाया जाता है। अर्थात इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी लेटेक्स जो है सामान्यतः सभी जगहों पे पाया जाता है। किसमें किसमें पाया जाता है, तो पीपल, बरगद और पीला कनेर, इन तीनों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग अब चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, कहा गया मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत यानी कि प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो आप सभी जानते हैं यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 2%। मानव मूत्र जो होता है उसमें यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का आपका सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम NH2CO और NH2, और यही आपका क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें हम लोग। आपका अगला प्रश्न, भ्रूण का विकास होता है। आप सभी जानते हैं भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। हाँ जी, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास आपके गर्भाशय में होते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग होता है, यानी निकट दृष्टि दोष जो दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। आप सभी जानते हैं निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक आपके डायोप्टर होते हैं। हाँ जी, डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग 1/मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग मीटर इनवर्स, यानी मीटर को जब ऊपर ले जाते हैं तो ये आपका मीटर इनवर्स में भी बदल जाता है ना, प्रति मीटर भी हम लोग कहते हैं। तो लेंस की क्षमता के मात्रक आपका डायोप्टर हो गया, और 1/मीटर या मीटर पावर -1 यानी मीटर इनवर्स भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आपके जो होते हैं वो होते हैं 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। हाँ जी, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने होते हैं, 1 kWh। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 kWh। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल में होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ जी, आ जाइए, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश का चाल जो न्यूनतम होगा इनमें निर्वात हो गया, सबसे यहाँ पे तो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक निर्वात में होती है। ठीक है, वायु में नहीं, कम होती है, जल सबसे कम कांच में हो जाएगी। हाँ जी, प्रकाश की चाल इन सभी में बतानी है, न्यूनतम किसमें होती है, तो सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होती है। जितना माध्यम ठोस होते जाएगा ना, प्रकाश की चाल उतनी धीमी होती जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए लेंस हो या दर्पण हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि उत्तल है तो उसकी सभी दूरियां क्या हो जाएंगी, धनात्मक हो जाएंगी। यदि उत्तल है तो सभी दूरियां क्या हो जाएंगी, धनात्मक हो जाएंगी। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, उत्तल है तो सभी दूरियां उसकी धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। हाँ जी, आपका अगला प्रश्न है, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन, ध्यान दीजिएगा, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। तो आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को, यहाँ को नहीं होना चाहिए, में होगा, किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। तो आप सभी जानते हैं इसको हम लोग यदि एथिल अल्कोहल में घोलेंगे ना, हाँ जी, एथिल अल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। यदि हम लोग एथिल अल्कोहल में घोलेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका टिंचर आयोडीन। हाँ जी, क्या बन जाएगा, तो टिंचर आयोडीन। आयोडीन को यदि हम लोग एथिल अल्कोहल में घोल देंगे तो ये आपके क्या बन जाएंगे, टिंचर आयोडीन बन जाएंगे। ठीक है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। आप सभी को पता है कि डालडा में जो उपस्थित वसा होता है वो संतृप्त होता है। संतृप्त कौन होता है, तो आपके एल्केन जो होते हैं संतृप्त होते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और बाकी जो होते हैं एल्किन और एल्काइन वो आपके असंतृप्त होते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। प्रोपेनोन, हाँ जी, नोन लास्ट में आया है ओन, और ओन का मतलब होता है ओन, लास्ट में क्या आया, ओन, और ओन का अर्थ होता है कीटोन। क्या अर्थ होता है, कीटोन होता है, कीटोन। तो इसमें से कीटोन कौन है, तो ये आपका कीटोन है, ध्यान देखिएगा, यही आपका कीटोन है। कीटोन को हम लोग इस प्रकार से भी बनाते हैं, हाँ जी, इस प्रकार से भी हम लोग कीटोन को बनाते हैं। तो प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक कौन हो गया आपका, तो प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक आपका ये वाला हो गया, ऑप्शन सी हो गया। इथिलीन है, तो आप सभी को पता है इथिलीन जो होता है उसी को हम लोग ओलिफिन भी कहते हैं। इथिलीन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इथिलीन को कहते हैं ओलिफिन भी कहते हैं। ठीक है, और आपका एक होता है
पैराफिन होता है, पैराफिन हम लोग किसको कहते हैं, तो एल्केन वाले को पैराफिन कहते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है एसिटिलीन, देखिए हम सभी लिख देते हैं, ये आपका एल्केन है, एल्केन का एक नाम होता है पैराफिन, ठीक है, पैराफिन होता है। उसके बाद एल्कीन होता है, एल्कीन में ये इथिलीन आता है, इसका नाम क्या होता है, एल्कीन का ही नाम इथिलीन या एथिलीन होता है, ठीक है। चलिए इथिलीन ही लिख देते हैं। और एक होता है आपका एल्काइन, एल्काइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एल्काइन को हम लोग एसिटिलीन कहते हैं, हाँ जी क्या कहते हैं, तो एसिटिलीन कहते हैं। चलिए तो ये तीनों हमने लिख दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले, तो आ जाइए अगले प्रश्न में देखें हम लोग। तो प्रश्न संख्या 12 आपका इथिलीन है, आपका प्रश्न क्या, इथिलीन, तो इथिलीन का तो आपका ओलिफिन हो गया, हाँ जी इथिलीन का क्या हो गया, तो ओलिफिन हो गया, बढ़िया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, आप सभी को बतानी है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बायोगैस जो होता है ये जीवाश्म ईंधन आपका नहीं होता है। बाकी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये तीनों के तीनों आपके जीवाश्म ईंधन है, परंतु आपके बायोगैस जो होते हैं ये जीवाश्म ईंधन नहीं होते, ठीक है। अगला प्रश्न, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो आप सभी को पता है टिहरी बांध जो निर्माण है इसका मेन उद्देश्य था जल आपूर्ति का, अच्छा और भी ऑप्शन है ना, भूमि सिंचाई, हाँ जी ये भी हो जाएगा, बिजली उत्पादन या टिहरी बांध का, तीनों हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी। टिहरी बांध का उद्देश्य क्या क्या था, तो टिहरी बांध का उद्देश्य आपका था जल आपूर्ति करना, भूमि सिंचाई करना और बिजली उत्पादन करना, यानी इनमें से सभी इसके सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, तो आसानी से इसमें से जो त्याग नहीं करने वाले वो आपका फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा 4.0 है, और ऊपर से ये क्या है, अधातु है, क्या है, तो आपका अधातु है, अधातु, और अधातु इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं, ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। और बाकी सोडियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, लोहा हो गए, ये तीनों के तीनों आपके धातु है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं। पहला तो ये क्या है, तो अधातु है, और दूसरा आपके क्या है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ जी, और धातु इलेक्ट्रॉन का जल्दी से त्याग कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, संयोजी यानी बाहर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। यदि हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो इसका क्या हो जाएगा, 2,8, कितना हो जाएगा जी, 8 2 10 4 हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस का 2,8, कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 5 हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का 2,8, 3 हो जाएगा, सोडियम का 2,8, 1 हो जाएगा। बाहर में सबसे ज्यादा किसका है, तो बाहर में सबसे ज्यादा फास्फोरस का, यानी 16 का क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हाँ जी। प्रश्न संख्या 16 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यानी फास्फोरस हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग, आ जाइए आपके अगले पर, थोड़ा सा मिटा दें, अच्छा रहने देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, अधातु ब्रोमीन होती है, हाँ जी अधातु क्या होती है, तो ब्रोमीन होती है, इसकी परमाणु संख्या 35 होती है। और यदि हम लोग धातु की बात करें तो धातु आपका Hg यानी पारा होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपका 80 होता है, ठीक है ना। तो ये धातु जो है द्रव में रहता है, और ये अधातु है जो आपका द्रव में रहता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18, निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया जो प्रदर्शित करने वाले वो हो गए आपके AgNO3 एवं Cu हो गए। ये किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं, एकल विस्थापन, ये Cu इस Ag को हटा के और इसके जगह पे जुट जाएगा, ठीक है, बाकी इस प्रकार के नहीं दर्शाएंगे। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त आपके 7 होते हैं, और वर्ग यदि हम लोग बात करें तो वर्ग कितना होता है आपका 18 होता है, हाँ जी आवर्त 7 और वर्ग कितने होते हैं, कुल 18 होते हैं। अगला प्रश्न, पेंटेन यानी C5H12 के कितने संरचना समावयवी हो सकते हैं, आपको हम पिछले लेक्चर में बताएं इसके कुल कितने संरचना समावयवी होंगे, तो ये कुल आपके 3 होते हैं, हाँ जी कितने होते हैं, तो 3 संरचना समावयवी होते हैं, आपको हम बना के भी दिखाएं पिछले लेक्चर में, आप वहां से देख भी सकते हैं। अगले प्रश्न में, दही में कौन सा अम्ल, दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, हाँ जी, और जीवाणु कौन सा होता है, तो लैक्टोबैसिलस, कौन सा जीवाणु, तो लैक्टोबैसिलस होता है, बेसिलस, और यही आपके क्या करते हैं, तो दूध से दही बनाने के काम करते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किस धातु के केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, आप सभी को पता है सोडियम जो होता है यह काफी क्रियाशील होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो केरोसिन में डुबा के रखते हैं, क्यों, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से ये हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है, तो आग पकड़ लेता है, बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23,
A4C3 के जल अपघटन से निम्न में कौन बनता है? तो A4C3 के यदि हम लोग जल अपघटन करेंगे ना तो इससे जो बनेगा वो बनेगा मैथेन बनेगा। हाँ जी, क्या बनेगा? तो CH4 बनेगा। इसका यदि आप जल अपघटन करते हैं तो आपका क्या बनता है? तो मैथेन बनता है, CH4 बनता है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो सिर्फ अम्लराज में घुलने वाला एक ही है, वो आपका सोना है, Au है, गोल्ड। इसकी परमाणु संख्या 79 होती है। ठीक है, सोना ही है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, बाकी कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो सोना को अपने अंदर में घोल सकता है अम्लराज के अलावे। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो आप सभी जानते हैं 78%। नाइट्रोजन आपका कितना होता है? तो 78%। ऑक्सीजन कितना? तो 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो 0.03%। ठीक है, ये सभी प्रतिशत में होते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इन सभी को, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था? आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो आपका सूर्य प्रकाश होता है। पानी, कोयला ये तो है ही, परंतु मुख्य जो है, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला है वो आपका कौन होता है? तो सूर्य होता है। ठीक ना। अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। द ओरिजिन ऑफ स्पेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया। द ओरिजिन ऑफ स्पेसी नामक पुस्तक लिखने वाले आपके डार्विन है। हाँ जी, कौन है? तो डार्विन है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखने वाले आपके डार्विन है। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आप सभी जानते हैं 3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, यानी ओजोन के अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। बढ़िया है। अगले प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? आप सभी जानते हैं पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपके क्लोरोफिल होते हैं। कौन होते हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है, परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की, परिशेषिका हिस्सा किसका? तो आप सभी जानते हैं परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा। परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो ये आहार नाल का हिस्सा, और आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, एक खास श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन आता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा आपके मांसाहारी आते हैं, और इसमें जो तीसरा स्तर पर आता है वो आपका बाघ आता है। तीसरा पोषी स्तर पर कौन आता है? तो वो आपके बाघ आते हैं। ठीक ना। निम्न में कौन समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय अर्थात न समाप्त होने वाले। तो जैव निम्नीकरणीय हो गए, घास हो गए, पुष्प तथा चमड़ा हो गए। बाकी सभी समाप्त होने वाले हैं ना। तो ये आपका घास हो गया, पुष्प हो गया तथा क्या हो जाएंगे? तो चमड़ा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो अधातु एक ही है जिसका नाम है ग्रेफाइट, और ये विद्युत का सुचालक होता है। ये किसका अप्रूफ है? तो ये आपके कार्बन का अप्रूफ होता है। हाँ जी, किसका? ग्रेफाइट, कार्बन के अप्रूफ। कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन। और हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है प्रकृति में ना। बैटरी का अम्ल होता है, तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। हाँ जी, ये किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ जी, सल्फ्यूरिक अम्ल का ये सूत्र है। किसका सूत्र है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। बढ़िया। हाँ जी, आपका अगला प्रश्न क्या है? तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कली चूना का आपका रासायनिक सूत्र होता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक ना। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो आयोडीन युक्त नमक आपके जो हो जाएंगे वो दोनों हो जाएंगे, NaCl प्लस Ki, और प्लस में NaCl प्लस KiO3, अर्थात इसके सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। हाँ जी, सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। NaCl प्लस Ki और NaCl प्लस KiO3 दोनों जवाब सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी, A एंड B दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर आ जाइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अर्ध हाइड्रेट हो गया कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का नाम ना। उसके बाद क्या आपका है? तो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड, अच्छा अर्ध हाइड्रेट यही आपका होता है हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, हेमीहाइड्रेट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट भी कहते हैं, आपको गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो सूचक तो अम्ल और भस्म की पहचान बताए। अम्ल या भस्म की पहचान बताने वाले को हम लोग सूचक कहते हैं। और कहा गया लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो आप सभी जानते हैं लौंग तेल जो होगा गंधीय सूचक है ना। लौंग तेल क्या होता है? तो गंधीय सूचक होता है। ये अम्ल और क्षार के बारे में बताता है ना। अगले प्रश्न, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? एलपीजी का मुख्य अवयव आपका ब्यूटेन होता है। हाँ जी, क्या होता है? C4H10, इसी को हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। और ये एलपीजी यानी कि घरेलू एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं। और इसका मुख्य अवयव क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है, C4H10। अगला C16 फ्लोरीन की आकृति निम्न में कैसी होती है, तो इसकी आकृति फुटबॉल जैसी होती है। हाँ जी, C60 कार्बन 60 वो होते हैं किसमें, तो फ्लोरीन में, और इसकी आकृति फुटबॉल जैसी होती है। बढ़िया है। अगले प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो मनुष्य में दांत होते हैं 32, और प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आप देखें। आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी किस लिए है, तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है वो होता है हृदय स्पंदन के लिए जी होता है, शारीरिक संतुलन के लिए ये भी मस्तिष्क काम करता है, सोचने के लिए सभी, इनमें से सभी, इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी, यानी मस्तिष्क ये सभी कामों को करता है। बढ़िया। अगले प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो आप सभी जानते हैं ट्रेकिया कॉकरोच के श्वसन अंग होते हैं। ट्रेकिया किसका श्वसन अंग है, तो ट्रेकिया कॉकरोच के श्वसन अंग है। ट्रेकिया यहाँ पे होता है और ये इसके लिए श्वसन अंग ट्रेकिया होता है, और इसके मुंडी भी काट दीजिएगा तो ये ससुर भाग जाएगा, ठीक है, लेकिन मर जाएगा बिना भोजन के, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेकिया से सांस ले सकता है। बढ़िया। अगला, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो शरीर में भोजन का जो पचना अभिक्रिया वो होती है वो उपचयन अभिक्रिया। हाँ जी, किस प्रकार की, तो उपचयन अभिक्रिया होती है, शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, पूर्व विकसित अंडाशय कहलाता, तो पूर्व विकसित जो अंडाशय होते हैं वो किसमें बदल जाते हैं, तो वो आपके बदल जाते हैं, हाँ जी एक मिनट, बीजांड में ना, वो किसमें बदल जाते हैं, तो बीजांड में। पूर्व विकसित अंडाशय क्या कहलाते हैं, तो वो बीजांड कहलाते हैं, वो पूरी तरीके से बीजांड में बदल जाते हैं, ठीक है। अंडाशय आपका फल में भी बदलता है, परंतु उससे पूरा विकसित हो जाने के बाद वो बीजांड बन जाते हैं, ठीक है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाते हैं, तो बीजांड कहला जाते हैं। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो एक स्त्री में सिर्फ XX होते हैं। हाँ जी, स्त्री में कौन होते हैं, तो केवल XX होते हैं, पुरुष में XY होते हैं। बढ़िया है। नेक्स्ट प्रश्न, मृतोपजीवी का उदाहरण, मृतोपजीवी का अर्थ है मृत परजीवी कौन होता है, तो मृत परजीवी आपके एक ही होते हैं, इधर नहीं है। हाँ जी, गोबर छत्ता, कवक बोलिए, गोबर छत्ता बोलिए, ये सभी क्या है, मृत परजीवी होते हैं, यानी मरे को, सड़े गले चीजों को ये लोग खाते हैं। बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो गाढ़ कोशिका जो भित्ति होती है वो भीतरी भित्ति क्या होती है, वो काफी मोटी होती है। गाढ़ कोशिका की भीतरी भित्ति सबसे ज्यादा मोटी होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो रासायनिक दूत हम लोग हार्मोन को कहते हैं, यानी सूचना को पहुंचाने वाले को या फिर संवेदी अंगों को जगाने वाले, वो कौन होता है, तो हार्मोन होता है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है, तो रेजिन आपके होते हैं, गोंद भी होते हैं, टैनिन भी, अर्थात इनमें से सभी पौधों के उत्सर्जी पदार्थ इनमें से सभी हो जाएंगे, गोंद हो जाएंगे, रेजिन हो जाएंगे, टैनिन हो जाएंगे, यानी सभी हो जाएंगे। बढ़िया। हाँ, अगला प्रश्न, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। मैमलिया वर्ग में कोई भी हो, हृदय में कोई स्तनधारी यानी कि कोई भी जीव हो उसमें 4 हृदय कोष्ठक होते हैं, निलय और अलिंद, अलिंद ऊपर निलय नीचे, बायां अलिंद दायां अलिंद बायां निलय दायां निलय, ये होते हैं 4 कोष्ठक होते हैं हृदय में, ठीक है। निम्न में कौन हेरोक्राइन ग्रंथि है, निम्न में कौन, सॉरी हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्रंथि जो आपके होते हैं वो वृषण को हम लोग क्या कहते हैं, तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। हाँ जी, किस ग्रंथि को, तो वृषण को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है देखते हैं हम लोग। हाँ जी, आपका अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो वात रंध्र से होता है, जी होता है, वात रंध्र से नहीं, सॉरी वात रंध्र से नहीं, सिर्फ रंध्र से, पौधों का, सॉरी स्टोमाटा बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम लोग स्टोमाटा या फिर इसको रंध्र से बोलते हैं। हाँ जी, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से रंध्र से होता है। वैसे तो आपका वान रंध्र जड़ सभी से होता है, लेकिन तो मुख्य रूप से कहां से होता है, आपका ये रंध्र से होता है, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। किस विधि द्वारा, तो विसरण द्वारा होता है। बढ़िया। अगले, निम्न में कौन पुरुष हार्मोन है, कौन इसमें जो है पुरुष हार्मोन है, तो पुरुष हार्मोन जो आपके वो टेस्टोस्टेरोन है। हाँ जी, कौन है पुरुष हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष हार्मोन है, पुल्लिंग हार्मोन है। बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर आ जाइए, किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है, तो किण्वन क्रिया आपके जो पाई जाती है वो आपका है अमीबा, अच्छा अमीबा, सॉरी यीस्ट में, सॉरी कहाँ पाई जाती है किण्वन क्रिया, तो ये आपके यीस्ट में पाई जाती है। किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके यीस्ट में पाई जाती है। बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन और है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल और केवल दिन में होता है। हाँ जी, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो ये आपके दिन में होते हैं। हाँ जी, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में, क्यों, क्योंकि सूर्य प्रकाश दिन में होता है, रात में नहीं होती है, तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। अगले प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक, लेंस का कोई मात्रक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। आपको कई बार बताएं कि ये मात्रक विहीन होता है, आवर्धन के कोई मात्रक नहीं होते हैं। बढ़िया, चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसी अंतरिक्ष यात्री को कैसा आकाश कैसा प्रतीत होता था? आकाश उसको काला दिखेगा, क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि वो छिड़ियाएंगे, अलग अलग रंगों में बटेंगे नहीं, और जब नहीं बटेंगे तो सारे प्रकाश मिल के रहेंगे, जिस कारण हमें आकाश क्या दिखाई देगा? तो वो काला दिखाई देगा। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न आपके गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है? तो आपके जो व्यास होते हैं वो द्वारक कहलाते हैं ना। ये गोलीय जो होता है व्यास, इसका ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ती। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, यानी हमेशा सीधा बनता है? तो वो होगा या तो समतल अथवा उत्तल, क्योंकि अवतल उल्टा बनाता है। ठीक है, हमेशा सीधा समतल में, और किसमें? तो उत्तल में बनता है। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अजी अवतल है ना, तो कुछ भी होगा सब ऋणात्मक होगा, चाहे दर्पण रहे चाहे लेंस रहे, वो सब चीज क्या होगा? तो ऋणात्मक। अवतल चाहे दर्पण रहे चाहे लेंस रहे, सब उसका ऋणात्मक होता है, और उत्तल में सब चीज धनात्मक होता है। बढ़िया, इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा आपका उत्तल में बनता है। हाँ जी, वस्तु से हमेशा छोटा किसमें बनता है? तो उत्तल में बनता है। हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। अगला प्रश्न, आपके अगले प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो नीला, हरा, लाल, ये तीनों प्राथमिक वर्ण है। नीला, हरा, लाल जो होते हैं ये प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है, यही तीन रंग को मिला के अलग अलग रंगों का भी विकास किया गया है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का जो टिमटिमाना है वायुमंडलीय अपवर्तन बोलिए या प्रकाश का अपवर्तन बोलिए, या तो वायुमंडलीय अपवर्तन बोलिए या फिर आप प्रकाश का अपवर्तन बोलिए, और यही है तारे का टिमटिमाने का मेन कारण। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाइए। आपका अगला प्रश्न ईंधन है, तो ईंधन तो आपके सभी हो जाएंगे, यानी कि आपके सीएनजी भी हो जाएंगे, लकड़ी भी हो जाएंगे, एलपीजी, यानी सभी आपके क्या हो जाएंगे? तो ये सभी आपके ईंधन हो जाएंगे। ठीक है ना। अगले प्रश्न, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो जीवाश्म ईंधन में आपके पेट्रोलियम भी आते हैं और कोयला भी आता है, यानी ए बी और दोनों, यानी ए और बी आपके दोनों हो जाएंगे जीवाश्म ईंधन। पेट्रोलियम भी होता है और क्या? कोयला भी होता है। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 67, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। आप सभी जानते हैं अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय, क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखिए NH4Cl, यदि आप तोड़िएगा तो NH4 प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, और जिस कारण से इसमें H प्लस आ जाएंगे, और जिस कारण से ये क्या होता है? तो H प्लस जिसमें रहेंगे वो अम्लीय होते हैं, और OH माइनस वाले क्षारीय इसमें H प्लस हो जाएंगे, जिस कारण ये अम्लीय हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का विलयन। ठीक है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6, इसमें ससंयोजक बंधन कितने होंगे? आप एथेन को आराम से पहले बना दीजिए, उसके बाद हम लोग बंधनों को गिन लेंगे। ठीक है, ये आपका एथेन हो गया। बंधन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें कुल कितने बंधन? ससंयोजक बंधन, ये आपके 7 ससंयोजक बंधन है। बढ़िया, चलिए अगले प्रश्न की ओर। शल्य चिकित्सक टूटी हड्डियों, यानी कि जो हड्डी उड्डी जोड़ता है, जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? तो वो आपका पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। हाँ जी, पीओपी हम लोग इसको शॉर्ट में कहते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही आपके हड्डी वगैरह जोड़ने का काम आता है, प्लास्टर करता है डॉक्टर लोग ने, शल्य चिकित्सक। अगले, किस पीएच मान वाले विलयन सबसे अधिक अम्लीय? जितना कम पीएच मान होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। तो सबसे कम इसमें एक दिया हुआ, देखिए तो 1 2 3 4, सबसे कम इनमें क्या है? तो एक सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। जितना कम पीएच उतना ज्यादा अम्लीय। ठीक है, प्रश्न संख्या 71, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आप सभी जानते हैं एथाइन का हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो ये आपका हो गया संरचना। तो कार्बन कार्बन के बीच देखिए 3 गो बंधन है, तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे? 3। इसी का नाम एसिटिलीन भी होता है, और इसी का प्रयोग हम लोग गैस वेल्डिंग में भी करते हैं। बढ़िया, क्यूप्राइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट जो अयस्क होते हैं वो आपके कॉपर के होते हैं, कॉपर बोलिए या फिर आप लोग तांबा बोलिए। ठीक है, चलिए, तो क्यूप्राइट कॉपर या तांबा के अयस्क होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 और 100 वाट 110 वोल्ट पर प्रचालित करने पर इसकी शक्ति क्या हो जाएगी? तो शक्ति इसकी हो जाएगी 25 वाट। आपको हम ये बताए हुए पिछले क्लास में भी कि इस प्रकार के यदि रहे तो इसके आंसर कितना हो जाएंगे? तो 25 वाट हो जाएंगे। वाट W से वाट है। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो लंबे धारावाही तार के निकट आपके क्षेत्र रेखाएं लंबवत, क्षेत्र रेखाएं समांतर, क्षेत्र रेखा, और ये नहीं संकेंद्रित, हाँ जी ये हो जाएगा संकेंद्रित क्षेत्र रेखाएं होती है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 के डी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा, और यदि प्रतिरोध रहता है तो आपका ओम हो जाता है। बढ़िया। अगले प्रश्न, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम आपको बताया पिछले लेक्चर में, जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? यदि वो श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो वो जो भौतिक राशि समान रहेगी वो विद्युत धारा होगी। विद्युत धारा में आपके क्या होंगे? कोई परिवर्तन नहीं होने वाले, ठीक है। यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? तो वो आपके समान रहेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हाँ जी, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो अनवीकरणीय वाले जो आपके कोयला से प्राप्त ऊर्जा ना, ये समाप्त हो सकते हैं, परंतु महासागरीय समाप्त नहीं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो समाप्त नहीं होंगे वो नवीकरणीय, और जो समाप्त हो जाएंगे वो अनवीकरणीय, ठीक है ना। चलिए, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी 19.8 सेंटीमीटर, यह कैसा व्यवहार करेगा? तो आप सभी जानते हैं ये जो व्यवहार करेगा ये अवतल लेंस की तरफ व्यवहार करेगा। हाँ जी, किसकी तरफ? तो अवतल। देखिए ध्यान दीजिएगा, बाहरी क्या है? ज्यादा है, और भीतरी कम है, यानी कि इस प्रकार है, ये इस प्रकार के, बाहर वाला ज्यादा यहाँ है और यहाँ भीतर वाला कम है, यानी इस प्रकार के अवतल लेंस ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन है? अनवीकरणीय स्रोत आप सभी को बतानी, तो अनवीकरणीय अभी तो दिखाया था ना, एक कोयला हो गया और दूसरा हम पेट्रोलियम ले लेते हैं, ये दोनों समाप्त होने लायक है। अगला प्रश्न, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह, हाँ जी, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह होता है जिसमें जो सरलता से सुलभ हो, हाँ होता है, जो प्रति एकांक अधिक कार्य करे, ज्यादा ऊर्जा दे, वो भी होता है, जिसका भंडारण आसान हो, यानी इनमें जिसमें ये सभी गुण होते हैं, यानी ये सभी हो जाएंगे। इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सभी को धन्यवाद, और इतना देर तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए और क्या चाहिए आपको, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।